नमस्कार। साल 2024 का आखिरी चुनाव संपन्न हो चुका है। आज महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए हैं और इसी पर हम लगातार अगले 1 घंटे चर्चा करेंगे। कई एग्जिट पोल आ चुके हैं। इन एग्जिट पोल का क्या रुझान है, इसका औसत क्या है और निचोड़ क्या है, ये हम आपके सामने लेकर के आएंगे। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी विकास भदौरिया। देखिए, शाम 5 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत था वो हम आपके सामने रख देते हैं। शाम 5 बजे तक 58.22% मतदान हुआ था। ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम। 288 विधानसभा सीटों के लिए वहाँ वोट पड़ चुके हैं। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति और मुख्य विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर फिलहाल दिखाई दे रही है। दोनों ही गठबंधनों में कई समानताएं हैं। दोनों ही धड़ों में चुनाव प्रचार में एक दूसरे को सीधे निशाने पर लिया और हमले किए हैं। स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों पर एक दूसरे को घेरा और प्रचार के आखिरी घंटे तक आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है बहुत तीखा हो गया था। बिल्कुल। और जो ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, बहुत ही दिलचस्प ग्राफिक्स है। किस तरह से जैसे जैसे समय बढ़ता गया, घड़ी की सुइयां आगे जाती गईं, वैसे वैसे मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा था। ये महाराष्ट्र के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 9 बजे 6.6% था, जो आखिर में 5 बजे तक का जो आंकड़ा हमारे पास आया है 58.2% पहुंच गया। तो ये पिछले बार के विधानसभा चुनाव से अगर तुलना की जाए तब 44.6% मतदान हुआ था और कुल मिलाकर के पिछली बार 61.4% वोट डाले गए थे। इस बार का जो आंकड़ा है अब से कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग की ओर से आएगा। ये भी एक टेंटेटिव डेटा होगा जिसमें कि आप बता सकते हैं कि कितना मतदान हुआ है महाराष्ट्र में। और ये भी एक दिलचस्प आंकड़ा है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब मतदान ज़्यादा होता है तब क्या होता है और मतदान कम होता है तो क्या होता है। हालांकि इसका कोई एक सेट फार्मूला नहीं है, कोई एक निष्कर्ष पर निकलना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ आंकड़े हैं जिन पर नज़र डाल लेते हैं कि जब मतदान ज़्यादा होता है या अभी तक जब मतदान ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ है। ये ग्राफिक्स एक बार जो हमारी स्क्रीन पर आया था उसको ले लेते हैं। इसमें आमतौर पर अखिलेश ये देखा गया कि जब मतदान बहुत ज़्यादा हुआ तो सरकारों में बदलाव हुआ है, लेकिन पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में ऐसा देखने को मिला कि ज़्यादा मतदान के बावजूद जो है सरकार फिर से रिपीट हुई है, उन दौरान अपनी सत्ता को कायम रखने में कामयाब। वो ग्राफिक्स हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल जिनकी हम बात कर रहे थे, कई चैनल्स ने अपना एग्जिट पोल किया है। ये आपको बता दें कि एनडीटीवी की ओर से कोई एग्जिट पोल नहीं है। हमने जो एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको रख रहे हैं, ये बाकी चैनल्स के आंकड़े हैं और हम इसका एक औसत निकाल करके निचोड़ क्या है, किस तरफ हवा बह रही है, जनता क्या कह रही है महाराष्ट्र और झारखंड की, ये हम आपको बताने का प्रयास करें। लेकिन एनडीटीवी की ओर से कोई एग्जिट पोल नहीं किया गया। तो मोटे तौर पर आप अगर देखेंगे तो एनडीए एमवीए का क्या आंकड़ा आ रहा है महाराष्ट्र का एग्जिट पोल का। पोल डायरी वो कह रही है कि वहाँ पर महाविकास अघाड़ी वो 121 सीटें अधिकतम जीत सकता है और 186 एनडीए अधिकतम सीटें जीत सकता है। यानी एनडीए का पलड़ा भारी है, महायुति का पलड़ा भारी है। टाइम्स नाउ जेवीसी भी यही भविष्यवाणी करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर महायुति का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। और जो नीचे आप देख रहे हैं ये एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स है, यानी जितने एग्जिट पोल आए हैं इनका औसत निकाल करके हम ये आंकड़ा बता रहे हैं कि ये एक औसत आ सकता है, जिसमें झारखंड में जो बहुमत का आंकड़ा है 41 वहाँ पर एनडीए का आंकड़ा 39 हो सकता है और जो इंडिया गठबंधन है वो 38 पर, यानी कांटे की टक्कर वहाँ पर है। और अगर अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो एग्जिट पोल का औसत है यानी एनडीटीवी पोल ऑफ पोल से, वहाँ पर महायुति यानी एनडीए का पलड़ा काफ़ी भारी बताया जा रहा है। 154 सीटें जीत सकते हैं, हालांकि उन्हें पिछली बार की तुलना में 35 सीटों का नुकसान बताया जा रहा है। देखिए, कुछ अखबारों के हम यहाँ पर आपके सामने एग्जिट पोल रख दे रहे हैं। दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है जो उन्होंने अपने रिपोर्टर्स के जरिए किया था, वो हम आपके सामने एक बार फिर से गुजारिश करेंगे अपने स्टूडियो से कि वो देखिए, ये ग्राफिक्स आ गया। दैनिक भास्कर ने अपने रिपोर्टर्स के जरिए जो महाराष्ट्र के आंकड़े जुटाए हैं, जो रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल है उसके मुताबिक एनडीए को यहाँ पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है 125 से 140 सीटों पर, जबकि महाविकास अघाड़ी को 135 से 150 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और अदर्स के खाते में यानी कि अन्य के खाते में 20 से 25 सीटें आ सकती हैं। दैनिक भास्कर का रिपोर्टर्स के जरिए एग्जिट पोल है, जबकि लोकशाही मराठी रुद्रा का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक एनडीए को 128 से 142 और एमवीए को 125 से 140। बहुत कड़ा मुकाबला यहाँ पर दिखा रहे हैं और अन्य के खाते में 18 से 23
सीटें जा सकती हैं, जबकि मेट्राइज के मुताबिक 150 से 170 अकेले एनडीए को मिल सकती हैं, 110 से 130 महाविकास अघाड़ी और 8 से 10 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जा सकती हैं। और भी दो पी मार्क और पीपल पल्स का अखिलेश है, वो आंकड़े भी आप रख दिए। उसमें भी यही आ रहा है, उसमें भी महायुति को बढ़त बताई जा रही है। पी मार्क 137 से 157 सीटें महायुति के लिए भविष्यवाणी कर रहा है, जबकि पीपल्स पल्स जो है वो 175 से 195 ये आंकड़ा दे रहा है महायुति के लिए, और जबकि 85 से 112 महाविकास अघाड़ी के लिए भविष्यवाणी की जा रही है। जो पोल अप पोल्स है, मैं आपको बता दूं कि झारखंड का काफ़ी दिलचस्प पोल अप पोल्स आ रहा है, उसमें बिल्कुल बराबरी की टक्कर है, कांटे की टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि उसमें दोनों ही बहुमत के आंकड़े से पीछे बताए जा रहे हैं, जो दोनों ही बड़े गठबंधन हैं, और अदर्स के खाते में 4 सीटों की भविष्यवाणी है। यानी इसमें अगर यह रुझान परिणाम में तब्दील होते हैं तो इसमें अदर्स की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी अगली सरकार बनाने में झारखंड में। तो झारखंड का जो रुझान है वो कम से कम कांटे की टक्कर बता रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी हैं, साथ ही अरविंद मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। संजय जी, शुरुआत आपसे करूंगा। झारखंड की अगर शुरुआत कर लें तो जो पोल अप पोल्स है बिल्कुल कांटे की टक्कर बता रहा है, एक ही सीट का अंतर उसमें आगे जो है एनडीए आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे है, और अदर्स जो है उनके खाते में 4 की संख्या जाती हुई दिखाई दे रही है। तो जो झारखंड के बारे में चर्चा चल रही थी, लगातार हम पिछले 1 महीने से कर रहे थे कि वहाँ पर कांटे की टक्कर है, वहाँ पर किसके बढ़त हो सकती है, इस बारे में कुछ पक्का नहीं कह सकता, कम से कम ये रुझान उस ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए, अब मुश्किल ये है कि जनता एग्जिट पोल पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है। जैसा पिछले महीने इस समय के दौरान हम लोग यहीं पे बैठ करके एग्जिट पोल पे चर्चा कर रहे थे, और एक्चुअल नतीजे क्या है हम सबको मालूम है। और दूसरा ये है कि जितने भी एग्जिट पोल हैं, जितने नाम आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर ऐसे नाम हैं जिनको पहले कभी नहीं सुना। तो हाथ उनके इतने जले हुए हैं मीडिया संस्थानों के कि वो पोलस्टर पे उन्होंने भरोसा नहीं किया, जो लोग आमतौर पे वजह है कि दैनिक भास्कर ने बजाय किसी एजेंसी के अपने रिपोर्टर्स के जरिए एग्जिट दैनिक पोल किया। भास्कर हमेशा वैसे ही करता है, लेकिन दैनिक भास्कर के भी हाथ पूरी तरह जले थे पिछले चुनाव में। जैसा मैं वो होता है, वो इस तरह से क्लेम करते हैं कि हम अपने रिपोर्टर्स के थ्रू करते हैं। पिछली बार मतलब हरियाणा में जैसा हमें याद आता है, या उसके पहले के चुनाव में वो भी हाथ जला चुके हैं। बहरहाल एक बड़ा मीडिया संस्थान है, उन्होंने अपने हिसाब से जो कुछ किया है। अब जैसे पी मार्क का महाराष्ट्र के मैं देख रहा था 122 से 170 का मार्जिन। अब बताइए 122 से 170 का मार्जिन हो सकता है क्या? मतलब फिर आपने क्या एग्जिट पोल किया? बहरहाल एक वो बात हो गई। दूसरी बात जो अखिलेश कह रहे थे कि कांटे का टक्कर, और वहाँ पे एक जो जिस तरह का कैंपेन चला, या जिस तरह का भाजपा ने कैंपेन चला, इश्यूज़ वहाँ 2 हैं, या जो आउटकम बताएगा उसके मुताबिक अगर हम जाएं। एक पहला चीज़ ये कि वहाँ पे ये जो एक स्थिति है कि घुसपैठ की, या जो स्थिति है अगर ज़्यादा ब्लंटली कहें तो मुस्लिम आबादी का जो बढ़ोतरी हुई है और आदिवासी समुदाय की जो आबादी है उसमें गिरावट आई है। एक कारण उसमें बहुत सारे लोग के द्वारा दिया गया था कि वो माइग्रेशन है जॉब के सर्च में, लाइवलीहुड के सर्च में, लेकिन वो एक पक्ष है। दूसरे पक्ष के बारे में जो लोग ये बात करते हैं वो बात नहीं की, जिसको बीजेपी ने काफ़ी कुछ उठाया, प्रधानमंत्री ने भी उठाया, अमित शाह जी ने उठाया, बाकी वहाँ जो लोग गए उन लोगों ने उठाया। तो एक पक्ष वो है कि उस पर क्या मूव हुआ, ट्राइबल जो कॉन्शसनेस को वहाँ पे बढ़ाने की बात थी, या उनके अंदर वो जो एक अवेयरनेस लाने की बात थी, उनके प्राइड की बात थी, माटी बेटी की बात प्रधानमंत्री ने वो करी, क्या वो चीज़ सही वहाँ पे होती है, ट्रांसलेट हुई है कि नहीं हुई है, वो ट्रांसलेट हो रहा है कि नहीं वोट में। दूसरी चीज़ ये है कि करप्शन वहाँ एक अहम मुद्दा है, क्योंकि अभी वर्तमान सरकार में एक जगह मतलब दो जगह, एक मंत्री के सचिव के यहाँ और एक उनके मतलब जो राज्यसभा सांसद थे उनके यहाँ करोड़ों वो पकड़े गए, और भी बहुत तरह के, हेमंत सोरेन के बारे में भी एक आरोप है, वो जेल भी गए। क्या लोग उस चीज़ को बाई कर रहे हैं, या हेमंत सोरेन के लिए कोई सिंपैथी जनरेट हो गई है? ये रिजल्ट वो भी एक चीज़ डिसाइड करेगा। लेकिन एक चीज़ मेरा मानना ये है कि ये कैंपेन जिस तरह से प्रोसीड किया है उसमें एक पिछले चुनाव में भी अगर हम कहेंगे तो बीजेपी को बट फॉर रघुवर दास, ये मैं रघुवर दास अगर नहीं होते तो बीजेपी को सर्टेन एज था, उनके अगेंस्ट काफ़ी मतलब एक आक्रोश था। इस चुनाव में जिस तरह का माहौल लगता है कि वहाँ पे बना है,
उसके मुताबिक एग्जिट पोल का जो ये आप पोल ऑफ पोल्स दिखा रहे हैं, ब्रॉड वो ट्रेंड दिखा रहे हैं, थोड़ा इस पे विश्वसनीयता नहीं रही, लेकिन आमतौर पे आप ऐसा मान सकते हैं कि शायद पॉपुलर सेंटिमेंट के साथ शायद ये सिंक में हो, बनिस्बत की अब एक संस्थान ये भी है जो पूरी तरह से मतलब जल गए थे, उन्होंने एक अलग से भूमिका दिखाई है कि 53 सीटें। मैं अरविंद जी को मैं लेना चाहूँगा इसमें। अरविंद जी, ये जो बात झारखंड के रुझान में आ रही है, कम से कम अगर ये आंकड़ों में जो है नतीजे में तब्दील होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात इस लिहाज से होगी कि 2014 के बाद से ऐसा कम ही हुआ कि जो सरकारें हैं विपक्ष की वो रिपीट हुई हों। कम से कम कांग्रेस की सरकारें तो रिपीट नहीं हुई, कांग्रेस बीजेपी का जहाँ सीधा मुकाबला था, लेकिन जहाँ मजबूत क्षेत्रीय दल था उसने ज़रूर बीजेपी को टक्कर दी। पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि ऐसा हुआ। अगर ये होता है कि जेएमएम आगे रहता है या बराबरी की टक्कर देता है तो ये हेमंत सोरेन के लिए कम से कम एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि जीत होगी, नैतिक जीत भी होगी। निश्चित रूप से की जीत होगी। और इसमें बीजेपी जो काम कर रही थी, जो चल रही थी, एक कंट्राडिक्शन लेके चल रहे थे वो लोग। जैसे उन्होंने बाबूलाल मरांडी की पार्टी को का विलय किया, उनको अध्यक्ष बनाया, चंपई सोरेन को लेके आए, अर्जुन मुंडा का इन्वॉल्वमेंट फिर निश्चित किया, सीता सोरेन को लेके इधर आए। तो ये सब आदिवासी वोट नहीं मिले उसके लिए वो कोशिश करते रहे। फिर हिंदू वोट में भी बिखराव लोकसभा में दिखाई दिया उसके लिए, लेकिन चेहरा किसी झारखंडी का नहीं बनाया। अगर आप मुझसे पूछिए या किसी भी से पूछिए झारखंड में तो लगेगा कि हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव लड़ रहे थे और शिवराज सिंह चौहान। हाँ, नहीं, हेमंत ही ज़्यादा थे। मैंने शिवराज ऑर्गेनाइज कर रहे थे चीज़ों को, लेकिन लड़ाई तो हेमंत ही लड़ रहे थे। नहीं, मीडिया अट्रैक्शन शायद हेमंत बिस्व शर्मा को ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन बाबूलाल मरांडी ग्राउंड पे थे। नहीं, बाबूलाल मरांडी बड़ा नेता, कोई छोटे नेता नहीं है, चीफ मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत अच्छी इमेज है। और आमतौर पे और बीजेपी की लाइन पूरी तरह से मानते हैं। आदिवासियों में बीजेपी की या संघ की लाइन नहीं मानने का एक तरह का नहीं, उन्हें ये कहना पड़ा चुनाव के दौरान। हमारे साथी मनीष ने उनका इंटरव्यू किया, जब पूछा कि मुख्यमंत्री कौन होगा तो उन्हें ये कहना पड़ा, क्योंकि पार्टी तो कह नहीं रही है। तो बोले अमूमन ये होता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वही सीएम का चेहरा होता है। दिल की दबी पार्टी ने अपनी ओर से नहीं कहा, तो ये उनको खुद वो कहना पड़ा। बाबूलाल कोई छोटे नेता नहीं है, अर्जुन मुंडा कोई छोटे नेता नहीं है। चंपई का ही अब तक का रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये फेस नहीं बनाए गए। और क्यों नहीं बनाए गए ये मेरी समझ में नहीं आया। जब सारी लड़ाई आप अपने इस तो ये राजस्थान जैसा प्रयोग शायद झारखंड में इस नहीं, बार वो देखने ठीक को है, मिलेगा। लेकिन फिर इनको अरुण चांस जी, आपको बीच में रखूंगा। रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ गए हैं। अब झारखंड से हम महाराष्ट्र का रुख करेंगे। रौनक, इस बार रौनक आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है जी। रौनक, इस बार वोट परसेंटेज पिछले बार के मुकाबले काफ़ी कम है। क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या चर्चाएं हैं, क्यों वोटिंग कम हुई है? क्या मुंबई महानगर का असर ओवरऑल पूरे चरण पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, या वाकई में और छोटे जिलों में भी वोटिंग कम हुई है? और मतदाताओं की उदासीनता की वजह क्या है? जी देखिए, विकास जी, मुख्य तौर पर अगर देखें तो अभी पूरा आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन 5 बजे तक का जो आंकड़ा है उससे लग रहा है कि वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ सकता है। और अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में 2019 में केवल 47% ही वोट पड़े थे, लेकिन अगर 5 बजे तक का आंकड़ा मुंबई का देखे तो अभी 49% वोट ऑलरेडी पड़ चुके हैं। उसके बाद का अभी जितनी लाइनें 6 बजे तक पोलिंग स्टेशन के बाहर लगी थी, उन सबका वोट कराने के बाद चुनाव आयोग जो है वो अपना पूरा आंकड़ा जो है वो रात 9 साढ़े 9 बजे के बाद जो है वो देगा। लेकिन मुख्य तौर पर जिस तरह से अभी कई एग्जिट पोल बता रहे हैं, उससे साफ तौर पर ये लग रहा है कि एनडीए को जो एज दिखाया जा रहा है उसमें प्रमुखता से एक बड़ा कारण लाडली बहन योजना देखने को मिल रही है। और दूसरा, अगर ये वोट परसेंटेज बढ़ा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो लाडली बहन का इफेक्ट हो सकता है, दूसरा लगभग 288 सीटों पर 4000 से भी ज्यादा उम्मीदवार जो है वो मैदान में थे। और पिछले बार ये देखने को मिला था कि बीजेपी या फिर महायुति के सहयोगियों को ऐसा लग रहा था कि आराम से 400 पार का जो नारा दिया गया है उसकी वजह से बहुत सारे कार्यकर्ता उतने उत्साहित नहीं थे। उनको लग रहा था कि आराम से महायुति की जीत हो जाएगी। तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महाराष्ट्र में महायुति को झटका लगा, उसके बाद दूसरे दिन से ही महायुति के नेताओं ने एक एक कर प्लानिंग कर काम करना शुरू किया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मोबिलाइज किया गया है, जिसकी वजह से वोट परसेंटेज कई जगहों पर जो है वो बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। जी, तो रौनक, इसके पीछे ये भी कारण है कि जो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मोबिलाइज किया गया, कि आरएसएस और उसके जो साथी संगठन हैं, क्या उन्होंने इस बार ज़्यादा
तत्परता दिखाई है पिछली बार लोकसभा चुनाव से अगर तुलना करें तो, क्योंकि ये बार बार बात आई है कि कई जो कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी इस बार आरएसएस की ओर से। जी देखिए अखिलेश जी, निश्चित तौर और ये पर भी अपडेट कहा एक जा आया है सकता रौनक, माफ़ी चाहूँगा, एक चीज़ और जो अभी अपडेट आया है, जो हमारे साथी संजय तिवारी ने नागपुर से भेजा था, जो आपने भी आगे बढ़ाया है, कि देवेंद्र फडणवीस कुछ देर पहले महाल में गए हैं नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर में, और वहाँ पर भी उनकी 1 घंटे करीब मीटिंग चली है। तो ये सब भी क्या उसी ओर इशारा कर रहा है? जी देखिए, निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से ये संघ के नेताओं को और संघ के बड़े पदाधिकारियों को ये लगने लगा कि अगर संघ पीछे नहीं रहा तो हालत और बिगड़ सकती है। और पहले दिन से ही मैं आपको बता दूं कि प्रांत प्रचारक हो या फिर अकुल जी लिमय जैसे बड़े पदाधिकारियों आरएसएस के, उन सब ने बैठक लेना शुरू किया और कई बैठकों में देवेंद्र फडणवीस खुद मौजूद थे। सबसे बड़ा विषय आया था कि अजीत पवार को लेकर जेल होने के लिए आरएसएस तैयार नहीं था। पार्टी के कैडर को, आरएसएस के पदाधिकारियों को, इन सबको ये विश्वास दिलाने की कोशिश की, उनके अंदर एक विश्वास पैदा करने की कोशिश की कि एक राजनीतिक गठबंधन, जिसे अर्थमेटिक कहते हैं, इसलिए अजीत पवार के साथ ये गठबंधन किया गया है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो महाविकास आघाड़ी को लोकसभा विधानसभा चुनाव में इसका एज हो सकता है। ये बात लोगों तक समझाने की कोशिश की गई और मुझे लगता है इसीलिए आज इस तरह का फायदा कहीं ना कहीं जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, मोबिलाइज करने में ज्यादा से ज्यादा महायुति कामयाब हुई है। और जो एग्जिट पोल कई एजेंसीज बता रही है जिसमें महायुति को एज बताया जा रहा है, वो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि बीजेपी की जो माइक्रो प्लानिंग रही, फिर चाहे ओबीसी के छोटी छोटी जातियों को की माइक्रो प्लानिंग कर उनकी बैठक लेना, और जिसमें बड़ी भूमिका बीजेपी महाराष्ट्र के जो इलेक्शन प्रभारी है भूपेंद्र यादव, उन्होंने निभाई है। लगभग 250 के करीब उन्होंने ओबीसी की छोटी छोटी समुदाय की बैठक ली और पिछले 3 महीनों से वो लगातार महाराष्ट्र में ही रुके हुए हैं। केवल 1 या 2 दिनों के लिए वो दिल्ली जाते हैं, बाकी हफ्ते भर यही रहते हैं और लगातार वो बैठकों का दौर कर रहे थे और इसका फायदा भी अखिलेश जी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल रौनक, आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि पूरे इस कैंपेन को बीजेपी ने लीड किया। मुख्यमंत्री शिंदे साहब कहीं खो गए इस पूरे कैंपेन के दौरान। हालांकि प्रमुखता से उनका चेहरा आगे ज़रूर किया गया था कैंपेन में, लेकिन कहीं भी इस चुनाव में अगर नतीजे महायुति के पक्ष में आते हैं तो मुख्यमंत्री शिंदे का चेहरा क्या उतनी मजबूती से फिर आगे आ पाएगा मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर? देखिए विकास जी, मैं इसमें थोड़ा सा मतलब कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से चुनाव में थे। उन्होंने जबरदस्त तरीके से रैलियां भी की है और अपनी एक छाप भी लाड़की बहन योजना की वजह से, जो मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना उन्होंने शुरू की, उसकी वजह से वो पहले ठाणे डिस्ट्रिक्ट तक के एक नेता माने जाते थे, लेकिन अब विदर्भ के या फिर पश्चिम महाराष्ट्र के या कोकण के घर घर तक एकनाथ शिंदे पहुंचने में कामयाब रहे। मुख्यमंत्री ने भी अपनी भूमिका बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर निभाई है। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो बड़े भाई की भूमिका में हमेशा से बीजेपी रही। लेकिन जो सवाल आप कर रहे हैं कि क्या अगर सरकार आती है, महायुति को बहुमत मिलता है, तो क्या एकनाथ शिंदे अपनी पोजीशन रिटेन कर पाएंगे? मुझे लगता है बीजेपी के लिए बहुत ट्रिकी ये सवाल रहने वाला है, क्योंकि कैडर को ऐसा लगता है कि पिछली बार मौका एकनाथ शिंदे को दे दिया गया, लेकिन अगर इस बार बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो देवेंद्र फडणवीस को ही कमान सौंपनी चाहिए। लेकिन ये फैसला इतना आसान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के लिए नहीं रहने वाला है, क्योंकि एक नैरेटिव यहाँ पर यह भी चलाया जा सकता है कि मराठा को हटाकर किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए कि नहीं, या फिर केंद्रीय नेतृत्व कोई स्टेटस को रखेगा। अभी जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे और फडणवीस और अजित पवार उप मुख्यमंत्री रहेंगे। बिल्कुल रौनक, लेकिन ये सारी बातें तो कयास ही है, क्योंकि ये तो सिर्फ हम एग्जिट पोल के रुझान के आधार पर ही चर्चा कर रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि एनडीटीवी ने कोई एग्जिट पोल नहीं किया है। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं अलग अलग चैनल्स के और कुछ अखबार के जो एग्जिट पोल है उनके आंकड़े हैं, और हमने केवल एक औसत निकाला है, एक निचोड़ निकाल करके आपके सामने तस्वीर रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बात रौनक कह रहे थे विकास, इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ये जो सारे एग्जिट पोल आ रहे हैं इनमें अगर आप पार्टी वाइज आंकड़े देखेंगे महाराष्ट्र के, तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। ये भविष्यवाणी की जा रही है 100 सीट से ऊपर बीजेपी की आ सकती है। और जो दूसरी पार्टी है महायुति में शिंदे, शिवसेना शिंदे, वो 50 के आसपास रहेगी, यानी पूरा 50 का अंतर दोनों पार्टियों के बीच में दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीएम कौन रहेगा। बिल्कुल, और देखिए जो शिवसेना शिंदे गुट लोकसभा में भी अपना
जो नरेटिव सेट करने की कोशिश की उसने, और बार बार बीजेपी लीडरशिप ने भी कहा कि स्ट्राइक रेट हमारा ज़्यादा है, अगर आप हमें ज़्यादा सीटें देते तो हम ज़्यादा इस स्ट्राइक रेट पर जीतते, तो दावेदारी मजबूत रहेगी। जो रौनक ने बात कही कि मराठा को हटा के ब्राह्मण को कैसे बनाएंगे। दूसरी बात, केंद्र सरकार की मजबूरी है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, 6 लोकसभा सीटें भी है शिंदे के पास, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वहाँ अपना गणित बनाने के चक्कर में केंद्र में गणित बिगड़ जाए, ये भी देखना होगा। फूक फूक कर कदम रखना होगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नीलम मिश्रा हैं, प्रवक्ता जेएमएम, और साथ ही आरपी सिंह साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी। स्वागत है आप दोनों का एनडीटीवी इंडिया पर। चूंकि बात महाराष्ट्र की हो रही है, इसलिए बात आरपी सिंह से पहले कर लेते हैं। आरपी जी, जो रुझान कम से कम एग्जिट पोल भविष्यवाणी कर रहे हैं, आपके पक्ष में बता रहे हैं, जाहिर सी बात है आप तो स्वागत करेंगे, लेकिन हरियाणा के वक्त भी हम आपसे बात कर रहे थे, तब तो एग्जिट पोल सारे बता रहे थे कि बीजेपी हार रही है, तब आप एग्जिट पोल को झुटला रहे थे। तो आज तो आप स्वागत कर रहे हैं, उस वक्त आप झुटला रहे थे। आप सच मानते या नहीं मानते एग्जिट पोल को, पहले ये बताइए, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, एग्जिट पोल्स की क्रेडिबिलिटी पर तो क्वेश्चन मार्क लग चुका है। वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो, वो छत्तीसगढ़ का इलेक्शन हो, वो हरियाणा का इलेक्शन हो, उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग चुका है। अब इस बार कैसे कितने साबित होंगे ये समय की बात है, परंतु एग्जिट पोल अपनी जगह। मैं महाराष्ट्र के बारे में एक बात बड़ा स्पष्ट कह सकता हूँ कि हमारे अलायंस को लगभग 160 सीटें मिल रही हैं। हम 160 सीटों पर वहाँ चुनाव जीत रहे हैं, और ये हमारा इंटरनल जो हमने फीडबैक लिया है, जो इंटरनल जैसे कहते हैं सर्वे कह लीजिए, उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ कि हम लगभग 160 के ऊपर सीटें जीतेंगे और सुनिश्चित सरकार भी बनाएंगे। और जो हमारी स्कीम्स हैं वहाँ पर, वो लोगों तक, बेनिफिशियरी स्कीम्स लोगों तक जा रही है, पहुँच रही है, उसका बेनिफिट हमको मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो सवाल था, विकास भी कह रहे थे और हमारे साथ ही रौनक से भी हमारी चर्चा हो रही थी आरपी जी, वो सवाल ये था कि अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती है, जैसा कि कुछ भविष्यवाणी की भी जा रही कि करीब 100 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, और महायुति में दूसरी जो पार्टी दूसरे नंबर पर रहेगी शिवसेना, उसको 50 के करीब मिल सकती है, तो यानी करीब 50 सीटों का फासला आपके और आपके साथी के बीच में रहने की बात कही जा रही। तो ऐसे में मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा? क्या देवेंद्र फडणवीस वापसी करेंगे या फिर भी अभी भी वो नंबर 2 बने रहेंगे अगर सरकार बनती है तो? सीटों का फासला हो पर दिल का फासला नहीं रहेगा। अच्छा, नहीं तो जवाब नहीं दिया आपने। मुख्यमंत्री बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा इस बार, अगर दिलों का फासला कम करना है। तो कहा, तभी तो मैंने कहा सीटों का फासला हो तो हो, दिल का फासला नहीं बनेगा। तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा आरपी सिंह जी, दिलों का फासला कम करने के लिए। समय आने पर मैंने आपको, अब इससे ज्यादा इंगित नहीं कर सकता मैं आपको। मैंने कहा कि सीटों का फासला हो सकता है हो, परंतु दिल का फासला नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। एक बात कही बड़ी इंटरेस्टिंग आरपी सिंह जी ने कि जो योजनाएं हैं उनका असर है, जिसकी वजह से सरकार वापस लौटेगी। तो जेएमएम की भी सरकार है झारखंड में, मैया योजना की वहाँ पर बहुत चर्चा हो रही है। तो ये जब अगर वही योजना महाराष्ट्र में काम कर रही है तो झारखंड में क्यों नहीं करेगी? वहाँ के जो नतीजे हैं डॉक्टर नीलम मिश्रा, वो जो अभी तक रुझान आए हैं एग्जिट पोल के, उसमें बड़ी कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। कहाँ चूक हो रही है जेएमएम से? क्यों नहीं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ जा पा रहे हैं? नरेटिव तो पक्ष में था आपके। देखिए विकास जी, ये तो एग्जिट पोल दिखा रहा है। एग्जिट पोल को हम लोग कितना विश्वास कर सकते हैं, ये तो आप लोग सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, हम लोग चूंकि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और चुनाव के समय में भी हम लोग दूर दराज पूरे ग्रामीण क्षेत्र में भी गए हैं, लोगों का रुझान गजब का था हेमंत सोरेन जी के ऊपर। और कल्पना सोरेन जी जिस तरह से कैंपेनिंग कर रही थी, और हेमंत सोरेन जी ने योजनाओं के माध्यम से हर स्तर, हर वर्ग के लोगों को जो जोड़ने का काम किया, वो बहुत ही असरदार रहा। और आपको दिखेगा, आप 23 तारीख तक का इंतजार कीजिए, दिखेगा हम लोग बहुमत का सरकार बनाने जा रहे हैं। और देखिए, जहां तक भाजपा का जो एजेंडा था झारखंड में, वो बैकफायर करेगा। इसलिए क्योंकि देखिए, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जो निर्दोष थे उनको गिरफ्तार करना उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा, क्योंकि जनभावना के साथ खिलवाड़ किया गया हमेशा भाजपा के द्वारा। एक आदिवासी मुख्यमंत्री, कोर्ट ने भी टिप्पणी किया कि वो निर्दोष थे। 6 महीने बीतने के बावजूद भी ईडी कोई भी सबूत लेकिन डॉक्टर नीलम मिश्रा, आप इस सब चीजों को कैश नहीं करा पा रहे हैं। आप बता तो रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल है ना, इस और इशारा नहीं कर रहा है कि आपने इन सब चीजों को कैश करा लिया। ठीक है, मैं बताई ना कि एग्जिट पोल पे हम अभी भी विश्वास नहीं करते हैं। आपको तो कहीं कहीं तो दिखाई रहे हैं कि हम लोग 53 प्लस पे जा रहे हैं। तो देखिए, मैं विश्वास नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं बहुमत के साथ। और इसका रीजन ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि एक तो यहाँ के मूलवासी आदिवासी की भावनाओं के साथ भाजपा ने लगातार खिलवाड़ किया, एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया। दूसरे में
जिस प्रकार का कांटो बाटो की राजनीति लेकर के आए, माटी रोटी का जो एक नारा लेकर के आए, ये सारा जो है ना वो बैकफायर कर गया है। और मैं एक और बात बताती हूँ कि जो विपक्ष थे, यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता थे, उनको इन लोगों ने बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया। यहाँ पे चुनाव लड़ कौन रहा था? हिमंता बिस्वा शर्मा, वो आसाम के थे। शिवराज सिंह चौहान वो मध्य प्रदेश से आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे जिस तरह से बाहरी लीडर को फ्रंट में रखा गया और क्षेत्रीय लीडर को इन लोगों ने बैकफुट पे खड़ा कर दिया, सब अपने अस्तित्व को बिल्कुल खो चुके थे। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा। और एक महत्वपूर्ण रीजन ये था, ये जो बात डॉक्टर नीलम मिश्रा कह रही है, मुझे लगता है 23 तारीख को अगर परिणाम इसी तरह से आते तो ये मुद्दा भी होगा, चर्चा का एक विषय रहेगा कि आखिर बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी कि बाहर से लोगों को लेके आए। लेकिन इसमें एक बात और है डॉक्टर नीलम मिश्रा, ये जो मतदान का प्रतिशत हमने देखा, जब आए तो वोट तो कई जगह पर महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोट डाला है। आपको लगता है ये भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा जो चुनाव परिणाम पर असर डालेगा? महिलाओं का बिल्कुल विकास जी, महिलाओं का रुझान तो शुरू से ही, भोर 5 बजे से महिलाएं लाइन में लगी हुई थी। और जिस तरह से महिलाओं का जो उत्साह था इस मतदान को लेकर के, वो तारीफे काबिल। मतलब शहरी क्षेत्र को भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो है वो पीछे छोड़ दी। और 5 बजे तक हमको जहां तक रिपोर्ट था कि 67.59% जो है वो वोट हो चुका था, और अभी और बढ़ चुका होगा। तो इस तरह का वोटिंग होना कहीं ना कहीं एक जवाब है, बहुत ज्यादा ही मतलब लोगों का रुझान है हेमंत सोरेन जी के ऊपर, उनके प्रति, और बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है। मैं जो कुछ फैक्ट, जो कुछ बिंदु मैं आता हूं आपके पास, आपके पास आता हूं। डॉक्टर नीलम मिश्रा हमारे साथ बताए, गौरव वल्लभ जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर गौरव वल्लभ, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपको बता दें कि काफ़ी लंबा समय आपने हमें बताया गया कि वहाँ बिताया है झारखंड में, और आप वहाँ के रहने वाले भी हैं। इस लिहाज से जो बात कह रही थी डॉक्टर नीलम मिश्रा कि वहाँ पर ये फैक्टर काम कर रहा है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बीजेपी सरकार ने जेल में डाल दिया, क्या यही कारण रहा जिसके चलते ये रुझान बता रहे कि कांटे की टक्कर वहाँ पर है और एक बार फिर से उनको सहानुभूति मिलती दिख रही है आदिवासी वोटों की? अखिलेश जी, जो मेरा ज्ञान है लिमिटेड, उसका पोल ऑफ पोल्स या एग्जिट पोल में आपको दे सकता हूँ। कांग्रेस साफ और जेएमएम हाफ। अच्छा। ये झारखंड में हुआ है। और क्यों हुआ है, मैं आपके शो में देख रहा था, अभी मिश्रा जी बोल रही थी। देखिए, एक आदिवासी व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया, जब आप जेल गए, जेल जाने के 48 घंटे भी आप बिना कुर्सी के नहीं रह पाए। 48 घंटे से पहले उस व्यक्ति को आपने चंपई सोरेन साहब को मुख्यमंत्री की पद से हटा दिया। क्या आदिवासी का अर्थ सिर्फ हेमंत सोरेन है? क्या आदिवासी का अर्थ सिर्फ हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी है? जहां तक महिलाओं की बात करी अखिलेश जी, पूरे चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा था और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, जब कांग्रेस के एक सिटिंग मिनिस्टर ने हेमंत सोरेन के परिवार की महिला के लिए जो शब्द प्रयोग किया, मैं आपके चैनल पे वो नहीं बोलना चाहता जी। और उसमें हेमंत सोरेन ने उसको एज इट इज हंसते हंसते मुस्कुराते हुए लिया। क्या हम ये भूल गए अखिलेश जी कि कांग्रेस के जो एमपी हैं उनके घर पे 400 करोड़ रुपए पाए गए? मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो नोटों को गिनने की मशीन थी, वो गर्म होके खराब हो गई, जल गई। फिर बाहर रायपुर से और भुवनेश्वर से मशीनें मंगा के गिनना पड़ा। और वो वही एमपी है जिसकी नाम की गाड़ी, बीएमडब्ल्यू गाड़ी, हेमंत सोरेन के घर पे पाई जाती है। वल्लभ जी, क्या हम ये भूल गए? पोल ऑफ पोल्स है ना, वो इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि लोग भूल गए वो सब, और आपको नहीं मिल रहा बहुमत। कुछ नहीं है मैं आपको कह रहा हूं, भूले कुछ नहीं है। लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये मैया स्कीम, जिसको चुनाव के 2 महीने पहले कैसे याद आई, और वो भी 1000 रुपए वादा किया था, 2000 रुपए प्रति माह का। सब दिन केंद्र सरकार से हमने पैसे नहीं मिल रहे, हमें वो वहां से हमारा पैसा रोक गया। 4,40,000 करोड़ रुपया पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टैक्सेस के डिवोल्यूशन और ग्रांट इन एड में झारखंड को मिला है, ऑल टाइम हाईएस्ट। तो आपका हमारा हमने चुनाव लड़ा अखिलेश जी, कुशासन, कुप्रबंधन और जो भ्रष्टाचार हेमंत सोरेन ने किया, वो हमारा मैंडेट। लेकिन गौरव जी, ये कैसे हो सकता है कि महाराष्ट्र में तो आप कहते हैं कि लाड़की बहना योजना, जो लाड़की लक्ष्मी, वो तो चल गई, वो तो काम कर गई महायुति के पक्ष में, लेकिन यहाँ झारखंड में नहीं की है हेमंत सोरेन के पक्ष में।
मैं बता रहा हूं ना, उसका कारण ये है कि आपने वृद्ध पेंशन को बंद करके एक नई योजना चलाई। तो वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन जो झारखंड में चल रही थी उसको बंद कर दिया और इस योजना को चला दिया। तो लोग तो सब समझते हैं ना कि ये क्या ड्रामा हो रहा है, ये राजनीतिक चुनावी स्टंटबाजी लोग समझते हैं कि भाई वृद्ध पेंशन को, ये वही बात हो गई अखिलेश जी कि ससुर जी का पैसा काट के बहू को दे दिया। ये कौन सा इस पर आएंगे, इस पर आएंगे गौरव वल्लभ जी। हमारे साथ डॉक्टर नीलम मिश्रा भी बनी हुई है, जेएमएम की प्रवक्ता है, उनसे जवाब लेंगे कि ससुर का पैसा काट के बहू को क्यों दे दिया। अभी छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। तो विकास, हम जो बात कर रहे थे वो यही थी कि एग्जिट पोल के रुझान तो आ रहे हैं, लेकिन किस हद तक इन पर भरोसा किया जाए, क्योंकि हाल ही में हरियाणा में ये हुआ, इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। अपने कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है, तो इसलिए एग्जिट पोल को भी हम जिसको बोलते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट, उसके साथ लेना हमें बेहतर होगा। और इस पे पानी भी फूक फूक के पी रहा है, फूक फूक के पीना पड़ता है। इस पे, इस मुद्दे पर, इसी सवाल पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान, उनसे बेहतर मेहमान कोई हो नहीं सकता। प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेयरमैन है एक्सिस माई इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी एनडीटीवी इंडिया पर। यही आपसे समझना चाहेंगे कि जो एग्जिट पोल है, इनको लेकर चर्चा इसी बात पे हो रही है। ये नहीं आ रही है कि चर्चा की रुझान क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बल्कि चर्चा ये है कि कितना विश्वास किया जाए। आप जो कि इस खेल के महारथी हैं, इतने पुराने आप अनुभवी हैं, आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर से आपका जो अपने व्यक्तिगत अनुभव हाल का रहा, जिसके चलते कई सवाल आपके ऊपर भी उठाए गए, अब जबकि एग्जिट पोल आए हैं, इन पर जनता कितना विश्वास करे? देखिए, जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है, आप इसको जानने की कोशिश कीजिए, ये है क्या, ये साइंस क्या है। ये सिंपल ये है कि किस पार्टी को किसने वोट किया, उसके नतीजे के दिन आपको उसके आकलन मिल जाएंगे। यदि एग्जिट पोल में शायद किसी के नंबर सही आए या ना आए, क्योंकि 0.1% से भी कम सैंपल साइज होता है और ट्राई किया जाता है अनुमान लगाने का। बड़ी बात इसके अंदर ये होती है कि जिसने भी जिसको वोट किया वो क्यों किया, कोई भी पार्टी क्यों जीत रही है और क्यों हार रही है, इसका जवाब इस पे मिलेगा। रह गई बात कि विश्वास किया जाए या ना किया जाए, जैसे कि एक हर एक वस्तु, प्रोडक्ट, सर्विसेज सब में लागू होता है कि उसकी विश्वसनीयता और उसको ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। नहीं तो कहा जाता है ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, नारा बिल्कुल सही कहा, मैं उसी पे इस्तेमाल किया है। बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। तो बिल्कुल जो आपने कहा, मैं उससे मोर देन 100% सहमत हूँ। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बिल्कुल सही है। वही मैंने कहा वस्तु और प्रोडक्ट के संबंध में। तो जहां तक एक्सिस माई इंडिया का सवाल है, पिछले 11 साल में हमने 76 इलेक्शंस का अनुमान लगाया है, उसमें 77 अब हो गए, क्योंकि अब उसमें एक्सिस माई अमेरिका का यूएस इलेक्शन भी शामिल है। एनीवे, तो 77 इलेक्शन में से 70 इलेक्शन हमने स्पॉट ऑन और सही साबित हुए। करीब 6 समय पर ऐसा हुआ है कि हमारा अनुमान जो है वो सही नहीं हुआ, गलत हुआ। तो मैं जनता और आपके ऊपर ये छोड़ता हूं कि कितना विश्वास करें या ना करें। आप जरूर बिल्कुल उसको पूरा आकलन करके, और जैसे आपने कहा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही उसके ऊपर विश्वास करें, वरना ना करें। क्या वजह क्या रही प्रदीप गुप्ता? क्या टेबल रिपोर्टिंग ज़्यादा बढ़ गई, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि आप जनता की नब्ज ज़्यादा अच्छे पकड़ लेते हैं, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में टेबल रिपोर्टिंग बढ़ गई, ज़मीन पर सर्वे सच्चाई में नहीं उतरा? दूसरी बात, आप ही अकेले ऐसे हैं, आपकी एजेंसी, जो झारखंड में एब्सोल्यूट मेजोरिटी से भी ज़्यादा वोट जो है इंडिया गठबंधन को दे रही है। ये इसकी वजह क्या है, क्यों जीत रही है वहाँ पर इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन के जीतने की 3-4 प्रमुख वजह हैं। उनमें से एक है कि जो सामने नज़र आती है चुनाव के संदर्भ में, जनरली ये शब्द बड़ा कॉमन है, एंटी इनकम्बेंसी। बट इस समय सरकार के प्रति हमारे पोल में एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी पाई गई। उसकी मुख्य वजह जो है, सरकार को लोग आकलन उनके सरोकार के विषय के साथ करते हैं, और उनके सरोकार के विषय कि उनको पिछले 5 साल में क्या मिला। जो भी सरकार या वोट मांगने पिछले 5 साल पहले आए थे, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था और क्या मिला, उसके आधार पर वो अपना निर्णय लेते हैं कि आने वाली सरकार किस तरह की होनी चाहिए और कौन सी होनी चाहिए। तो उनमें जो प्रमुख बातें समझ में आई, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने रिकॉल किया, जैसे मैंने बताया, हमारे पोल में हम ये भी पूछते हैं कि आपने इसको वोट दिया तो क्यों किया।
पर आपको तो लगता है कि उसको जनता तो बताती है कि किसको वोट दिया? क्योंकि एग्जिट पोल के नाकाम होने के पीछे तो यही कारण बोला जाता है कि जनता बताना नहीं चाहती कि हमने किसको वोट दिया, कोई हाँ, ये नहीं, खुल के नहीं बहुत बोलता। अच्छा सवाल है ये। इसका चलो, इसका पहले मैं आंसर दे देता हूँ। अब आपने झारखंड का पूछा था तो वो मैं बता रहा था, बट इसका आंसर चाहें तो बिल्कुल ले लीजिए। देश बहुत बड़ा है और हर एक देश के हिस्से में एक परसेंटेज होता है कि किस प्रदेश की जनता अलग अलग कारणों की वजह से कितना, यानी कि आप 10 डोर खटखटाएंगे तो कितनी सक्सेस आएगी, हर स्टेट में एक अलग अलग आकलन है। जैसे सबसे लास्ट होता है बंगाल। बंगाल के अंदर यदि आप 10 दरवाजे खटखटाएंगे या 10 लोगों को अप्रोच करेंगे तो उसमें से 3 या 4 ही होंगे जो आपसे बात करेंगे या बताने की कोशिश करेंगे। रह गई बात दूसरे जो स्टेट्स हैं, उनमें झारखंड ऐसा आता है कि जिसमें 10 में से 7 या 8 बार आदमी बता देगा कि उसने किसको क्या वोट किया और कैसे किया। ठीक है, एक आखिरी तो सवाल आपसे अलग-अलग लेंगे। स्टेट्स में ये बाकी सब आकलन छोड़ के होता है। हरियाणा का स्टेटस क्या कहता है? वहाँ दोनों बार सबके नतीजे जो है खराब हुए थे, गड़बड़ नहीं, हुए। हरियाणा की जो दोनों बार की आपने बात करी तो मैं बताऊं कि 19 के इलेक्शन में केवल हम ही ऐसे थे जिसने 40 सीटें हंग असेंबली दी थी बीजेपी को और 40 ही आई थी, और 30 सीटें दी थी कांग्रेस को, 30 सीटें ही आई थी। वो भी पोल हमने नेक्स्ट डे किया था। और इतना ही नहीं, जनरल इलेक्शन 19 का और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में हरियाणा का इलेक्शन केस स्टडी है जो हर 2-3 महीने में एक बार पढ़ाया जाता है वहां के क्लासरूम में। अभी 7 अक्टूबर को फिर से पढ़ाया गया था। एनीवे, आखिरी सवाल पिछला जाते जो हैं इलेक्शन प्रदीप जी जो था आपसे, अभी, आप क्या देखते हैं फ्यूचर एग्जिट पोल का? क्योंकि ओपिनियन पोल से तो जनता का विश्वास पहले ही उठ चुका था, अब एग्जिट पोल का फ्यूचर रहेगा या नहीं रहेगा, क्या होगा आगे? देखिए, एग्जिट पोल के फ्यूचर का जहां तक सवाल है, वो मेरे हिसाब से हर चीज में जैसे विश्वसनीयता का सवाल होता है, यदि उसमें सच्चाई होगी, उसमें कुछ तथ्य होंगे तो भविष्य होगा, यदि नहीं होंगे तो नहीं होगा। मैं वापस कह रहा हूँ, हर एक प्रोडक्ट और सर्विसेज इन्हीं आधार पे जनता उसका कंजम्पशन करती है या नहीं करती। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप जी, और अरविंद जी और संजय जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। इसी पे आगे भी चर्चा बढ़ाएंगे कि झारखंड और महाराष्ट्र के ये जो रुझान आ रहे हैं एग्जिट पोल के, अगर नतीजों में बदलते हैं तो इसका राजनीतिक असर क्या होगा।